Where is he with all the presents? We need to get going. It's the same every year. Always. नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्रेड्स के नोमेनक्लेचर्स के बारे में कि थ्रेड्स होती क्या है, उसके पार्ट्स के बारे में, उसके एंगल्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज हम थ्रेड्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं ऐसी टेक्निकल वीडियोस लाता रहता हूं तो उनको उसका नोटिफिकेशंस मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, हम अभी ये देख रहे हैं यहाँ पर एक मेरे हाथ में एक ये बोल्ट है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बोल्ट है, इसमें कुछ ये थ्रेड्स कटी हुई, चूड़ियाँ कटी हुई हैं, इसमें ये चूड़ियाँ कटी हुई हैं। ये जो चूड़ियाँ हैं, वैसे जो हम बात करें इसकी थ्रेड्स के बारे में कि थ्रेड्स होती क्या है, ये जो हमारा किसी भी राउंड जॉब में हेलिकल ग्रुप्स बने हुए आगे बढ़ते तरफ आगे जब बढ़ता जाएगा, जो हमें ये जो ग्रुप्स मिलते हैं हेलिकल ग्रुप्स, वो इनको बोलते हैं हम, ये जो ग्रुप्स हैं इनको थ्रेड्स बोलते हैं। ये जो है हमारी ये थ्रेड्स है। थ्रेड्स के बाद इसके बाद बात करते हैं इसके पार्ट्स के नाम के बारे में, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये पिच, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो हमारी यहाँ पर पिच देखिए पिच क्या होती है। पिच का जो ये वन टीथ टू डिस्टेंस बिटवीन वन टीथ टू अनदर टीथ, यानी एक दांते से दूसरे दांते के बीच में जो दूरी होती है उसको बोलते हैं हम पिच। ये जो हमारी एक थ्रेड है उस थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम पिच बोलते हैं। पिच को अगर हमें निकालना है तो 1/TPI, TPI का मतलब होता है थ्रेड पर इंच, यानी एक थ्रेड में कितनी इंच है, तो हम उसके इस फार्मूले की हेल्प से हम इसको पिच को निकाल सकते हैं। पिच के बाद बात करते हैं इसके थ्रेड एंगल के बारे में। थ्रेड एंगल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी की एंगल के अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करते हैं हम ये कौन सी थ्रेड है हमारी। तो जैसा कि आप में अलग अलग थ्रेड्स में एंगल होते हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे मीट्रिक थ्रेड है या ब्रिटिश BSW थ्रेड जिसको बोलते हैं हम, BS में ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्ड थ्रेड, तो उसका जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है और मीट्रिक थ्रेड का एंगल 60 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल बनता है, इसी एंगल को हम बताते हैं कि हमारा थ्रेड का जो एंगल है वो कितना एंगल है। एंगल के बाद बात करते हैं, देखिए आप यहाँ पर ये इसके डाया। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हैं यहाँ से ये इसका जो ये डाया है, ये है इसका माइनर डाया। ये जो डाया है हमारा माइनर डाया। माइनर डाया के बाद ये जो हमारा लास्ट, ये जो माइनर डाया होता है हमारा, ये लास्ट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डाया बनता है वो हमारा माइनर डाया। उसके बाद अगला डाया जो है हमारा पिच डाया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डाया है इसको बोलते हैं हम पिच डाया या फिर इसको इफेक्टिव डाया। देखिए ये जो इफेक्टिव, ये तो हमने डाया हम निकाल सकते हैं, हमें पता रहेगा जो माइनर जो छोटा डाया वो निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो पिच डाया ये हमें विजुअल नहीं होता, इसको हमें निकालना होता है। इसको निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, हमें ये जो मेजर डाया हमारा, इस मेजर डाया में से माइनस करना होता है जो ये हमारी सिंगल डेप्थ ऑफ थ्रेड, ये जो डेप्थ ऑफ थ्रेड है ना सिंगल, ये हमें इस मेजर डाया में से माइनस करनी होगी, तो हम ये पिच डायामीटर, इफेक्टिव डायामीटर जो कि हमें दिखाई नहीं देता, उसको हम निकाल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला, ये हमारा ये जो आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में, ये जो हमारा क्रीज से लास्ट क्रीज तक ये जो डाया है, ये इसको बोलते हैं हम मेजर डाया। जो हमारा सबसे ज़्यादा डाया होता है थ्रेड का, वो होता है हमारा ये मेजर डाया। उसके बाद देखें हम इसके बाद देखते हैं ये हमारा जो पार्ट्स है सबसे थ्रेड के सबसे लास्ट में जो शिखर पे लास्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम क्रीस्ट।
क्रीस्ट के साथ सबसे लास्ट में जो पॉइंट रहता है वो रहता है हमारा रूट, यानी जड़, मतलब लास्ट में जो जो ये थ्रेड है वो कहाँ पर खत्म हो रही है, वो है हमारी रूट। जैसा कि ये डाया बताया था मैंने आपको, रूट से ये जो रूट है वहां तक का डाया होता है हमारा माइनर डाया, उसके बाद ये ऊपर यहाँ से क्रीस्ट तक हमारा मेजर डाया, उसके बाद जो पिच डाया और इफेक्टिव डाया बताया मैंने, इन दोनों के बीच में रहता है ये, जो कि हमें विजुअल नहीं होता, इसको हमें निकालना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं ये जो फ्लैंक बने हुए हमारे इसमें, ये देख रहे हैं आप यहाँ से, ये जो फ्लैंक ये टच करते हैं ना ये एंगल में, इसको बोलते हैं हम फ्लैंक। फ्लैंक्स के बाद चलते हैं आगे, ये जो आप देख रहे हैं ये एंगल, जो ये झुकाव, जो कोण का जो झुकाव होता है हमारा, जो ये थ्रेड्स किस एंगल पे झुकाव झुक रही है, वो होता है हमारा हेलिक्स एंगल। इस एंगल को बोलते हैं, जिस एंगल पे अगर हमारी थ्रेड झुक रही है उसका झुकाव का जो कोण है वो उसको बोला जाता है हेलिक्स एंगल। अगर आपको हेलिक्स एंगल निकालना है तो उसके लिए मैंने यहाँ फार्मूला बताया आपको। हेलिक्स एंगल के निकालने के लिए फार्मूला है tan ऑफ हेलिक्स एंगल इक्वल टू लीड ऑफ थ्रेड अपॉन पाई इंटू पिच डाया, पाई इंटू पिच डाया। इस फार्मूले की हेल्प से आप इस हेलिक्स एंगल को निकाल सकते हो। ये जो लीड है, मैं लीड के बारे में बताऊंगा आपको, चलिए मैं लीड के बारे में बता देते हैं आपको पहले। ये जो लीड है हमारी, ये मैंने यहाँ पर बताया आपको, ये देखेंगे आप, यहाँ जो लीड है, लीड अगर आपको निकालनी है तो उसका फार्मूला है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। जो लीड है वो पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, अगर हमें लीड निकालनी होती है तो हम इस फार्मूले की हेल्प से लीड को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं लीड है क्या, निकालना तो ठीक है लेकिन ये लीड है क्या चीज। तो लीड की दोस्तों बात करते हैं कि जब हम इसमें, जैसे ये बोल्ट है हमारा, इसमें अगर कोई हम नट को इसमें अंदर इसमें चढ़ाते हैं, जैसे हम इसको नट को चढ़ाएंगे इसमें, तो जो एक 360 रोटेशन, जब वो एक रोटेशन लगाएगा 360 रोटेशन, तो कितनी पिच उसके अंदर ट्रेवल करती है, समझ गए दोस्तों। कि जैसे कि हमने जब ये नट हम इसमें चढ़ाते हैं तो उसकी पूरी एक 360 रोटेशन में ये जो पिच है नट के अंदर कितना ट्रेवल करेंगी, वो हमारा है लीड। इसकी लीड के अकॉर्डिंग अलग अलग जो हमारी स्टार्ट्स के अकॉर्डिंग लीड होती है, जैसे सिंगल स्टार्ट, यानी सिंगल स्टार्ट में क्या होगा, हमारी एक ही पिच नट के अंदर पूरी एक रोटेशन में ट्रैवल करेगी। जैसे उसके बाद डबल स्टार्ट है, ट्रिपल स्टार्ट है, इस तरह की अलग अलग हमारी स्टार्ट की थ्रेड्स होती है। लो लीड हमारा इस तरह से आप इसको इस फार्मूले की हेल्प से लीड को निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिली से। लीड हमारी 360 रोटेशन में एक चक्कर में जितनी भी पिच अंदर ट्रेवल करेंगी वो होती है हमारी लीड। लीड के बाद दोस्तों आगे चलते हैं, अभी हमें हेलिक्स एंगल भी निकाल लिया कि हेलिक्स एंगल कितना होगा और किस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये डेप्थ ऑफ थ्रेड, ये आप देख रहे हैं यहाँ से, ये जो हमारा ये पॉइंट है यहाँ से क्रीस्ट है, और क्रीस्ट के बाद लास्ट ये रूट तक जो ये डिस्टेंस बनता है ये हमारा होता है डेप्थ ऑफ थ्रेड। जो आप देख रहे हैं ये है हमारा डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो दोस्तों ये तो था आज हमारा थ्रेड्स का नोमेनक्लेचर्स की क्या क्या थ्रेड्स होते हैं। આજે હું ઘરમાં હોઈ શકું છું પણ દુનિયાની तो एवरीवन, माय नेम इज अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं लेक्चर 12 ऑन मेट्रोलॉजी। इस लेक्चर में हम स्क्रू थ्रेड मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी पूरी टर्मिनोलॉजी सबसे पहले। उसके बाद स्क्रू थ्रेड्स को मेजर कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले आपको स्क्रू थ्रेड की बेसिक सी पॉइंट मैं आपको बताया था जल्दी से, मेनली सबको पता ही रहता है वैसे तो। इस तरह से ये स्क्रूज होते हैं, ठीक है। ये जो होता है इसका क्या होता है, मेजर डायमीटर, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, माइनर डायमीटर। ओके, ये यहां से कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट, दूसरा पॉइंट उसी दूसरे थ्रेड पे, ये एक थ्रेड है इसका, ठीक है, ये दूसरा थ्रेड है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ओके, ये जो लेंथ है, ये ये वाली, इनको क्या बोलते हैं, फ्लैंक्स बोलते हैं।
तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्ट आपको अब इसको मेजर कैसे करना बता दूं जब आपको स्क्रूज के बारे में आइडिया नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछता है इसकी हाइट कितनी है, डेप्थ थ्रेड की कितनी है, वो आप कितनी बताएंगे, ये बताएंगे, उसे कैपिटल एच से मान लेते हैं। ओके, अच्छा ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा फेमस है वो है मैट्रिक स्टैंडर्ड, ठीक है। उसमें क्या है, आईएसओ मैट्रिक ऐसे दिया होगा स्क्रू थ्रेड के बारे में, ओके। और उसमें ऐसे लिखा होगा M10/1। M क्या है, थ्रेड कौन सा है, मैट्रिक टाइप है। 10 क्या है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं अभी। 10 mm मेजर डाया, और ये 1 mm क्या होती है, इसकी पिच होती है 1 mm पिच। इसका जो इंक्लूडेड एंगल होता है, इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल कौन सा, दो फ्लैंक्स के बीच में, दो फ्लैंक्स के बीच का जो एंगल होता है, जैसे इस केस में कितना होता है, 60 डिग्री। अच्छा एक और स्टैंडर्ड है, वो आपसे 1 नंबर में पूछ सकते हैं, उसका एंगल कितना होता है, 55 डिग्री। ये कौन सा होता है, विटवर्थ, विटवर्थ स्क्रू मैकेनिज्म। ओके, तो ये सब चीज आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले पता होना चाहिए। और भी बड़े हैं, ओके, स्क्वायर थ्रेड होते हैं, एक्मे थ्रेड होते हैं, ठीक है। वो अब सब यहाँ पर हम नहीं पढ़ सकते, वो तो जब हम मशीन डिजाइन पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। यहाँ पर इतनी नॉलेज से काम हमारा चल जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इसका, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला पॉइंट क्या है, क्रेस्ट होता है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। और कोई भी, अब ये अगर मैं मानता हूं कि ऐसे थ्रेड बन रहा है, इस वाले फ्लैंक का पॉइंट और यही सेम पॉइंट दूसरे वाले थ्रेड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पिच होता है। जरूरी नहीं कि यहीं के बीच का डिस्टेंस, इस वाले पॉइंट पे कॉरेस्पॉन्डिंग वही सेम कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट वहीं पर, ठीक है। एक आता है इफेक्टिव डायमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव डायमीटर। कोशिश मेरी यही है कि कम से कम टाइम में टू द पॉइंट पढ़े। वो क्या है, एक ऐसा डायमीटर है, ऐसे इमेजिनरी सिलेंडर का, क्योंकि अब ये जो बन रहा है एक तरह से इमेजिनरी सिलेंडर ही तो है ये, और ये जो माइनर डायमीटर है ये भी एक इमेजिनरी सिलेंडर। ये भी क्या है, जो पिच डायमीटर या इफेक्टिव डायमीटर क्या है, एक ऐसा इमेजिनरी सिलेंडर है जो इसकी एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्सिस है स्क्रू की या थ्रेड की, थ्रेड की जो एक्सिस के कोएक्सियल होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, फ्लैंक्स से, क्या, जो थ्रेड के फ्लैंक्स हैं उस पे इंटरसेक्ट करेगा, कैसे, कि जो विड्थ है थ्रेड की और विड्थ ऑफ स्पेस है बिटवीन थ्रेड्स, स्पेस कौन सा है थ्रेड्स के बीच में, ये है, ठीक है। स्पेस कितना है, ठीक है, इतना है। और इनके बीच का वो क्या है, जो आपकी विड्थ है वो इतनी है, ठीक है, किसकी, थ्रेड्स की, थ्रेड्स की विड्थ। इस ऐसा पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट आएगा कि जो थ्रेड की विड्थ और दोनों का स्पेस बराबर होगा, ठीक है। अभी हम वायर मेथड पढ़ेंगे, उसमें मैं ये सब चीज बताऊंगा, उसमें कैलकुलेट भी करेंगे हम। मैंने आपको बता दिया क्या ऐसी जगह पे ये इंटरसेक्ट करेगा, क्या ऐसी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा कि जो फ्लैंक है हमारे, फ्लैंक, फ्लैंक का जो विड्थ है, या कह सकते हैं विड्थ ऑफ थ्रेड्स, विड्थ जो हमारी थ्रेड्स की विड्थ है वो किसके बराबर आ जाएगी, विड्थ ऑफ स्पेस बिटवीन थ्रेड्स। ये लोग कम समझ आता है, पता नहीं क्यों ऐसा है, वो बस रट लेते हैं कि इफेक्टिव डायमीटर इसके बीच से में जाता है, कहीं ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन नहीं। हम क्या करेंगे, इसको जो विड्थ ऑफ थ्रेड है, ऐसा इमेजिनरी सिलेंडर बनेगा ये, ओके, कि ये जो स्पेसिंग है
ये दोनों की स्पेस भी दोनों थ्रेड के बीच का बराबर रहेगा ऐसे पॉइंट पे, और क्या रहेगी, विड्थ ऑफ थ्रेड भी बराबर रहेगी। ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा इस चीज को आपको। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, अब इन थ्रेड्स को मेजर कैसे करें। देखो, सबसे पहले तो हमें इसकी पिच नापनी होती है। क्या पिच, एक तो हमें मेजरमेंट क्या करना होगा, एक तो पिच नापना होगा, एक इसका इफेक्टिव डायमीटर, ये जो हमने बनाया है ये इफेक्टिव डायमीटर हमें नापना होगा। अच्छा, ये जो लाइन होती है इसको कौन सी लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं, पिच लाइन बोलते हैं। पिच लाइन फायदा तभी है जब अगर आप इन सब चीजों को नोट करते रहें। ओके, तो ये जो डायमीटर है इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव डाया। क्लियर। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, अब जैसे मैंने बताया पिच किससे नापती है, एक तो इसकी पिच की मशीन भी होती है, पिच मेजरिंग मशीन बोलते हैं। एक होता है जो हमने मेट्रोलॉजी की लैब में भी पढ़ा था, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप पढ़ा, इसमें ऑप्टिकल हेड होता है। ठीक है, वो आप कोई भी गूगल करके देख सकते हैं, आराम से आपको मिल जाएगा, बिल्कुल थियोरेटिकल पार्ट है। ठीक है, मैं उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ना ही गेट में उसके ऊपर क्वेश्चन कभी आया है। हाँ, आपको आइडिया होना चाहिए इतना कि टूल मेकर माइक्रोस्कोप पे क्या नापता है, पिच नाप सकते हैं, तो ये मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है। एक टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप हो गया। ठीक है, तो और स्क्रू गेज भी होता है, स्क्रू पिच गेज बोलते हैं वो, हम अलग अलग गेज के हम स्क्रू, उसकी जो पिच है उसको नाप लेंगे। ठीक है, या कोई भी यूट्यूब पे वीडियो डालें कि कैसे मेजर करें, आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रोफाइल प्रोजेक्टर भी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज है नापने के लिए, इसमें कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, ना ही गेट में कहीं पूछा गया, लेकिन इसमें आपसे ये आइडिया होना चाहिए कि पिच आप किस किस मेथड से नाप सकते हैं। अब हमें जो मेजर करना है, इफेक्टिव डायमीटर को मेजर करना है। ठीक है, अब ये जो इफेक्टिव डायमीटर है, हम दो मेथड यहाँ पर पढ़ेंगे, 2 वायर मेथड होता है, 3 वायर मेथड होता है। कौन कौन सा, 2 वायर मेथड और 3 वायर मेथड। करते क्या है कि वायर्स लेंगे हम जिसका हमें डायमीटर पता होगा, उसको चूज करेंगे। ठीक है, सच दैट, कैसे कि कहां पर कांटेक्ट करेंगे, उनके फ्लैंक्स में हम ये जो तार लेंगे, ये कहां कांटेक्ट करेंगे, फ्लैंक्स में। ठीक है, यहां पर ये तार लेके इनके बीच में हम रखेंगे, और उसके हेल्प से यहां पर एक मेजर करेंगे, एक यहां पर लगाएंगे इसके। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर जो हमारा साइज है वायर का कैसा है कि वो फ्लैंक्स कहां टच कर रहा है, कहां पर कांटेक्ट कर रहा है, पिच लाइन पे। तो जब भी हमारा ये वायर पिच लाइन पे कांटेक्ट करेगा, इसको इंग्लिश में मैं बताता हूं कि जो हमारा वायर है, इट विल कांटेक्ट द फ्लैंक्स एट द पिच पॉइंट। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड बेस्ट साइज ऑफ वायर। उस टाइप को क्या बोलते हैं, बेस्ट साइज है, बेस्ट साइज ऑफ वायर है। मतलब ये तार ये ऊपर ऊपर से ही ना निकल जाए, इसका जो डायमीटर हम इस तरीके से लेंगे कि ये दोनों पॉइंट पे ये जो फ्लैंक्स है, ये डायमीटर पे, इस पे और पिच लाइन पे यहां पर टकराए। क्लियर, समझ आ गया। बेस्ट साइज ऑफ, ये सब चीज हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आपको मैं बता दे रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, कैसे होना चाहिए कि इट विल कॉन्टेक्ट द फ्लैंक्स एट द पिच लाइन, इट विल contact the flanks at the pitch line। ठीक है, तो इस टाइप के वायर को क्या बोलेंगे, ऐसे साइज को, इतना साइज अगर हो गया तो उसको बेस्ट साइज है वायर का, उसका हम पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया होगा। अच्छा, जो हमारा स्क्रू है, इसमें इफेक्टिव डायमीटर है एक तो। ठीक है, देखो दो तीन टर्म्स आएंगी इसमें, एक तो ई आएगा, एक टी आएगा, एक पी आएगा। मैं आपको जस्ट याद रखने का तरीका बताऊंगा सारा। ठीक है, टी क्या है, ऐसा डायमीटर अंडर द वायर्स,
देखो कैसे क्या बोल रहा हूं मैं क्या नहीं, अब समझ आएगा आपको, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं बनाऊंगा तब तक समझ नहीं आएगा। मान लेते हैं ये ऊपर वाला पार्ट है इसका, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक बॉल तो ठीक है, ये वायर को मैं अलग कलर से बना देता हूं, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, पिच लाइन हो जाएगी, ठीक है, पिच लाइन होगी हमारी ये। अब देखो ये इस तरह से हमने इसमें फिक्स करके रखा, ठीक है। इसी तरीके से सेम होगा, ठीक है, इस तरह से होगा सेम। ये जो इसका होगा, इसके जस्ट इधर रखेंगे हम इसको, इससे क्या होता है, सिस्टम स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और ये बस जस्ट इसके बराबर वाले स्क्रू में आएगा, ठीक है। मैं आपको मेन मेन चीज बता रहा हूं इसमें होगा क्या। एम क्या, ये जो ई है, ई क्या है हमारा, इफेक्टिव डाया है। ये जो पिच से यहाँ पर भी एक लाइन जाएगी जो पिच लाइन को कवर कर, दोनों पिच लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा ई। टी क्या होगा, यहाँ पर एक ये बॉल है, एक ये बॉल यहाँ पर है, ये जो दोनों बॉल्स के बीच का डिस्टेंस। अगर ये चीज में गड़बड़ होएगी ना, ये चीज समझ ही नहीं आएगी, टी क्या है, ई क्या है, और हम पी क्या लेंगे, तब दिक्कत होगी, ठीक है। और p/2 क्या है, अब ये जो डिस्टेंस यहां पर बचा, कौन सा, ये वाला, देखो बॉल यहां पर आई, ठीक है, या मिनिमम यहां से पॉइंट आया, क्लियर है। तो वो क्या होगा, ये पिच लाइन है और बॉल कुछ नीचे से गई है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूं। ये पिच है, ठीक है, और ये लाइन है, क्लियर। तो इसको बोलेंगे p/2, ये हाफ मानेंगे हम, इधर से कितना मानेंगे, इधर से p/2 मानेंगे, ठीक है। इस इधर से ही सेम होगा, ऐसा ही सेम डायमेंशन होंगी, और एक ये इधर से जाएगा तो उधर से भी क्या हो जाएगा, p/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया आपको, इफेक्टिव डायमीटर दोनों, ये पिच लाइन है, ये क्या है, पिच लाइन है जो नीचे से जा रही, और ये जहां पर ये बॉल हमारी खत्म हो रही है, तो ये वाली लाइन है, क्लियर। ये पूरा ई है, और ये जो बॉल्स के बीच का डिस्टेंस है ये मैंने टी बताया। तो यहां से ई इक्वल्स टू क्या आएगा, टी प्लस p/2 प्लस p/2, देख लो ई क्या आएगा, टी है प्लस p/2 प्लस p/2। ये चीज समझ आ गई होगी ना, ये पिच लाइन कहाँ से, ये बॉल्स ऐसी जगह रखी हैं कि दोनों फ्लैंक्स पे टच कर रही हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस हम p/2 जो बचा p/2 रख लेते हैं, ये भी डिस्टेंस कितना रख लेते हैं, p/2। ये सब हम मेजर करेंगे, इतनी घबराने की जरूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो p/2 जब हम जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है यार इसका ना मेजर m की वैल्यू बताओ, m क्या है, ये जो टोटल डिस्टेंस आएगा यहां से मेजर डायमीटर का, ये और ये यहां से, उसमें क्या करना होगा आपको, देखो ये है m पूरा, इसको ना अलग पेज पे करते हैं, हमें पिच हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये डायग्राम ही बनाते हैं दोबारा से। ये है हमारी पिच लाइन, ठीक है, ये एक्सिस है,
ठीक है, नीचे से थ्रेड हो गया, ये एक्सिस होगी इसकी। अब क्या है, अभी जैसे मैंने जस्ट बताया आपको, यहां पर हमने ये वायर रखा, ये यहां से सेटअप कर, हिंदुस्तान को सिर्फ एक ही चीज चलाती है, और एक यहां पर ये बॉल रखी हमने, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, ये ऐसे होगा, ठीक है। और ये जो बॉल जहां पर ये खत्म होती है हमारी, ठीक है, तो ये बॉल ऐसे जाएगी, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगा, ये लाइन होगी एक, और एक हमारी ये वाली लाइन होगी। देखो टी मैंने क्या बताया आपको, ये वाला डिस्टेंस बताया, क्लियर, बॉल्स के साथ का डिस्टेंस जहां पर बॉल्स फिनिश हो रही है, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूं कि ये क्या है, एम है, एम, ठीक है। तो अगर इस डिस्टेंस को मैं एम बोल दूं, ये टी है, और ये इसका डायमीटर मान लेते हैं कितना है, डी, इसका सेम डायमीटर है, डी है, तो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, t प्लस 2d आ जाएगा, या t इक्वल्स टू m माइनस 2d, क्लियर। तो इसके हेल्प से हम अलग अलग ये जो हम डायमेंशंस के हेल्प से हम निकाल सकते हैं कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो इस m को क्या बोलते हैं, डायमेंशन ओवर वायर्स, डायमेंशन ओवर द वायर्स। क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, तब और क्लैरिटी आएगी। और इस टी को क्या बोलते हैं, डायमेंशन अंडर वायर्स, अंडर द वायर्स, डायमेंशन अंडर द वायर्स, ठीक है। अगर अभी भी इसको किसी को दिक्कत होगी तो मैं ना एक बार जूम करके बताता हूँ इसको यार। तो मैंने जैसे बताया, ठीक है, और ऐसा बॉल का डायमीटर है, दोनों पॉइंट को हमारे ये टच, पिच लाइन को, दोनों फ्लैंक्स को टच करे, ठीक है। और क्या, ये लाइन होगी, और ये जो लाइन बनाई, इस डिस्टेंस को हमने p/2, ऐसे ही सेम नीचे p/2 आएगा, क्लियर। तो वो ऐसे p/2 आएगा, सेम चीज। तो ये t है, t में से जब आप p/2 जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा, इफेक्टिव डायमीटर आ जाएगा। और अगर आपको m में कैलकुलेशन करनी होगी तो वो भी आ जाएगा। तो आपको बेसिक सा आइडिया अब इसमें हो गया होगा कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसका पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, कैसे टू वायर मेथड को हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स के रूप में देख सकते हैं। देखो ये थ्रेड मान लेते हैं, ये थ्रेड ऐसे आया, ठीक है। ये इसका सेंटर को क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं हम, ठीक है। ये मान लेते हैं पिच लाइन है, पिच लाइन है, क्लियर। ये पॉइंट ओ मान लिया हमने, ठीक है। ये पिच लाइन मान ली हमने, और ये मान लेते हैं हम कोई भी पॉइंट ई, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा क्योंकि टेंजेंट है। और ये पॉइंट मान लेते हैं हम डी, ओ डी हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जहां पर ये पॉइंट टकराएगा, ये वाली जो लाइन यहाँ पर टकराएगी, उन पॉइंट को हम बोलते हैं बी, ये सी, ठीक है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कोई भी पॉइंट क्यू मान लेते हैं। और ये लाइन जैसे मैंने बताया ये भी पास करेगी इधर से, तो इस पॉइंट को हम क्या, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। ये इसका वायर का डायमीटर को मैंने बता ही दिया, डी मानते हैं,
ठीक है। और ये जो डायमीटर, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, जो बॉल्स के ऊपर से जो हम डायमीटर नापते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम, और इस बॉल्स के नीचे से जो मानते हैं उसको क्या मानते हैं, टी। इसका मतलब क्या है कि नीचे भी सेम है पूरी लेंथ को नापा, और ये भी मैं ऐसे करके दिखा रहा कि पूरा टाइम बचे ताकि, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, और ये जो हाफ एंगल है इसको बोलते हैं फ्लैंक एंगल। क्या बोलते हैं इसको, फ्लैंक एंगल। एक्स, ये जो इसको मान लेते हैं अल्फा बाय 2 मान लेते हैं। अगर अल्फा क्या है हमारा, इंक्लूडेड एंगल है, इसमें भी आपको क्वेश्चन में घुमा सकते हैं, तो अल्फा बाय 2 क्या है, फ्लैंक एंगल है। क्लियर। अब ये जो P है हमारा, P, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बड़ा प्रूफ तो नहीं है ये, लेकिन इसमें मेन चीज आपको याद रखनी है इस प्रूफ को करने, क्योंकि ये ईएस मेंस में भी आ सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, और लास्ट में फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, इसलिए प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरा सी भी कुछ इसमें वो वेरिएशन करता है फिर दिक्कत आती है। हमें ये ए क्यू निकालना होता है, जिसकी वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, p/2, ठीक है। इस ए क्यू का ही खेल है। अब ये ए क्यू आएगा कैसे, अगर मैं इस पॉइंट को p मान लू, पी क्यू माइनस ए पी, ठीक है। अब देखो, ये जो चीज समझने की है सबसे जरूरी, पी क्यू हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें, पी क्यू। ये मैं आपको बता दूं, अगर ये ऐसे बन रहा था और ये ऐसे बन रहा था, ये जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, पिच होता है टोटल। और जहां पर ये टकराते हैं, ये जैसे मैंने बताया था, और यहां टकराते हैं, ये जो पॉइंट होता है, और ये जो, ठीक है, ये पूरा पिच है, 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है, बस आपको ये याद रखना है इसमें, ठीक है। जिसमें ये जो लेंथ है, ये प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जो भी हमारी पिच लाइन होती है, ठीक है, और यहाँ पर ये कटता है, तो ये 4 इक्वल हिस्सों में बट जाता है, p/4 p/4 p/4। बहुत लोगों को ये प्रूफ नहीं समझ आता, उसका रीजन यही है कि स्टार्टिंग में ही गड़बड़ कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 4 हिस्सों में ये बट जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये PQ पूछता हूं, क्या पूछता हूं, PQ, और ये पता लग गया मुझे डिस्टेंस ये p/4 है, और ये एंगल भी मुझे पता है α/2 है, तो यहां से PQ आ जाएगा, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, p/4 cot α/2 माइनस AP। AP कितना है, अब AP भी एक निकालने के लिए कला चाहिए, ठीक है। ये P पॉइंट है और ये पॉइंट A है, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में से OP में से अगर आप OA घटा दें तो ये आ जाएगा ना AP, ये क्या है, AP है। अब ये OP क्या है, OP ये कैसे निकलेगा, ये भी निकालना बड़ा आसान है। इसमें भी क्या है, अगर मुझे पता है ये इसका रेडियस है तो ये d/2 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। और ये भी पता है ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्यों, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। तो इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, अब वो खुद ही इंटरेस्ट आएगा इसको सॉल्व करने में, ये तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है, अब देखो प्रूफ करने में। तो OP माइनस OA, OP क्या है, ये है, तो यहाँ से OP क्या आ जाएगा, अगर हमें d/2 पता है और ये एंगल पता है, वो कितना आ जाएगा, d/2 cosec alpha, और ये OA क्या है, OA ये भी डायमीटर बाय 2 है, तो इसका क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा। तो हम यहाँ पर रख देंगे p/4 cot α/2, ये कितना आ जाएगा, माइनस है AP, AP की वैल्यू कितनी निकाली हमने, d/2 cosec α/2 माइनस 1। क्लियर, ये क्या है, OP है, और ये याद रखना
ना, ये स्मॉल कंफ्यूजन बड़ी है इसमें। ठीक है, ये जो है पिच है, ये तो हमने पिच को स्मॉल p माना है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आई है हमारी सॉल्व करके, हमें यही तो निकालना था। ये वैल्यू क्या आई है, कैपिटल P बाय 2 आई है। तो जैसे मैंने बताया E की वैल्यू जो इफेक्टिव डायमीटर है वो क्या है, T प्लस क्या है, अब ये तो P बाय 2 आया है, तो कोई बात नहीं, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, T में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इससे क्या आ जाएगा, इफेक्टिव डायमीटर। सेम ही केस है थ्री वायर मेथड पे। थ्री वायर मेथड क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, क्यों है वो आपको मैं होमवर्क देता हूँ, वो मेरे को आप बताना। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, उसमें मैं आपको ये आइडिया बताता हूँ, एक बॉल इधर होती है और दो बॉल इधर इधर होती है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी, क्योंकि टू वायर में जो एरर है वो थ्री वायर के मेथड में नहीं आएगा। ठीक है, तो तो उसके लिए थ्री वायर में क्या है, एक बॉल इधर आएगी और दो बॉल इधर आएंगी, और कुछ उसमें अलग खेल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं थ्री वायर मेथड को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसमें क्या अलग सी कोई चीज तो नहीं है। चलो देखते हैं थ्री वायर मेथड को भी। थ्री वायर मेथड, थ्री वायर मेथड में क्या है, वही सेम चीज, एम को हम डायमीटर ओवर वायर्स बोलते हैं, ई को इफेक्टिव डायमीटर। अच्छा, डायमीटर वायर का कितना डायमीटर, स्मॉल डी। ठीक है, तो उसका भी सेम ही आता है फॉर्मूला। अगर आपसे कोई, अब हमें मेन खेल क्या निकालना होता है इसमें, हमें m की वैल्यू पूछ लेता है, डिस्टेंस ओवर वायर्स क्या होगा। ठीक है, डिस्टेंस ओवर वायर्स हम पता कर लेंगे, या डिस्टेंस ओवर वायर्स गिवन होगा, हम इफेक्टिव डायमीटर निकाल देंगे। ठीक है, सेम ही कंसेप्ट है जो टू वायर मेथड है और थ्री वायर मेथड है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट है, बेस्ट वायर साइज। इस चीज को मैं आपको बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैंने इसके 3-4 अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, तो लेक्चर 12 होगा, तो इससे फिर हमारा स्क्रू थ्रेड मेट्रोलॉजी का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और हम न्यूमेरिकल्स करके उसको अप्लाई करना भी सीखेंगे, जो हम यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। देखो कैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये क्या है, पिच लाइन है। ठीक है, ये आया हमारा वायर, इसमें फिट आएगा, अब ये चेक करना है इसका साइज क्या है। ठीक है, और ये डिस्टेंस मैंने बताई दिया आपको, P है। ठीक है, और क्या है इसमें कंसेप्ट, ये अगर इसका सेंटर है, ये आप इस पे ऐसे, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। ठीक है, ये पॉइंट C मान लेते हैं हम। अगर ये P है, जैसे मैंने बताया, ये डिस्टेंस कितना होगा, P बाय 4, जहां पर ये पिच लाइन होगी और ये जो सेंटर लाइन होगी, ये 4 हिस्सों में बट जाएगा। अब ये बेस्ट साइज क्या है, जो हमारे फ्लैंक, ये जो हमारा वायर है फ्लैंक पे टच करें, और सच दैट कि ये जो सेंटर है, जो रेडियस है वो यहाँ पर आए, और ये जो एंगल है 90 डिग्री बने। अभी जस्ट मैंने पिछले केस में वो इधर आ रहा था, तो वो जरूरी नहीं कि वायर साइज परफेक्ट ही हो वो। जब ऐसा केस हो, कब, जब हमारा वायर, ये जो वायर है कहाँ पर कांटेक्ट करे, फ्लैंक पे, और कहाँ पर, पिच लाइन पे। अब ये तो पक्की बात है ना, एक पॉइंट पे ही टकराएगा ना, ये तो इस तरह से दिख रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर है और ये लाइन है, एक तरह से टेंजेंट है। जब ये फ्लैंक्स, जो फ्लैंक्स पे टकराएगा, लेकिन किस पे, पिच लाइन पे, इस पिच लाइन पे टकराएगा ये इधर भी टकरा सकता था। ठीक है, जब ये पिच लाइन, जब ये पिच लाइन पे टकराएगा, तो ऐसे साइज को हम क्या बोलेंगे, बेस्ट वायर साइज बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, ये डायमीटर हम निकाल देंगे इसका, इसका जो, उसको हम मान लेंगे डीबी से डिनोट करेंगे, डीबी मतलब बेस्ट वायर साइज। ठीक है, इसका फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आजकल इसमें, टेस्ट सीरीज में मैंने देखे काफी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, इस बार की टेस्ट सीरीज में और गेट में भी कई बार डायरेक्ट बेस्ट वायर साइज के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब देखो हम क्या लेंगे,
ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल BOC। ठीक है, ट्रायंगल BOC में क्या है, इसमें सॉरी, ये क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो एंगल कितना है, अल्फा, अल्फा बाय 2। जस्ट मैंने अभी फ्लैंक एंगल बताया था आपको। ठीक है, तो हमें अगर इसका रेडियस निकाल दे, रेडियस क्या है, OB है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो DB आ जाएगा। देख लो, हमें ये निकालना है। सबसे पहले अगर ये अल्फा बाय 2 है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा बाय 2, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। अब क्लियर हो गया क्या है ये जो बेस्ट वायर साइज का, कि ये जो डायमीटर है इस पिच लाइन पे टकराए इसके, और यहाँ पर ये पॉइंट कांटेक्ट जो बन रहा है यहाँ पर बने पिच लाइन पे। ठीक है, और सच दैट कि ये जो रेडियस है इस पे परपेंडिकुलर हो। अब जो ये OB आएगा यहाँ से सॉल्व करके, OB अब आएगा इस ट्रायंगल में, हम देख लेंगे। ठीक है वो कितना आ जाएगा। अच्छा, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर क्या है, ये जो डिस्टेंस है हमें पता है P/4 है। BC की वैल्यू कितनी है, P/4 है। कोई दिक्कत तो नहीं, BC P/4 कैसे हुआ, क्योंकि मैंने बताया 4 हिस्सों में बट गया। ठीक है, वैसे भी क्योंकि ये सेंटर होगा, ये कितना होता है, पिच का आधा होता है ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितना होगा, P/4 होगा। और ये P/4 हो गया तो ये BC P/4 हो गया, यहाँ से OB आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये एंगल पता लग गया, ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ से हमारा जो OB आया वो कितना आएगा, P/4 sec अल्फा बाय 2 आएगा। तो यहाँ से डायमीटर क्या आ जाएगा, इसका दुगना कर देंगे, P/2 sec अल्फा बाय 2 स्मॉल p, ये जो क्या है पिच है। ठीक है, तो आपको जब पिच दी होगी तो आप उसका बेस्ट वायर डाया निकाल देंगे इस मेथड से। क्लियर है, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखें इस फॉर्मूले को। ठीक है, बहुत काम आएगा आपको ये हर जगह। और ये जो मैंने फॉर्मूला बताया इसको भी याद रखें, कैसे लाए हम ये फॉर्मूला। ठीक है, आप इसको याद रखें P/2। ठीक है, चाहे तो आप P को भी याद रख सकते हैं या P/2 को भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप P को निकालना हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब T में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे हमने अगले लेक्चर में क्वेश्चंस करने हैं। Introduction to screw threads. In this video, we are going to see about introduction to screw threads. Screw threads are used to transmit power and motion and also used to fasten two components with the help of nuts, bolts, and studs. There is a large variety of screw threads varying in the form by included angle, helix angle, etc. The screw threads are mainly classified into external thread and internal thread. The best example of external thread is bolt and the best example of internal thread is nut. Screw thread nomenclature. In this video, we are going to see about the screw thread nomenclature. Let us see the bolt and nut. The bolt has external thread and nut has internal thread. Axis, the longitudinal central line throughout the threaded part. Minor diameter, that is DC. It is the smallest diameter of an external or internal screw thread.
also known as core or root diameter. Relation between major diameter and minor diameter is DC is equal to 0.84D to 0.81D depending on fine or coarse thread. Pitch diameter. It is the mean diameter between the major and minor diameter of the screw thread. It is the diameter where the thickness of the thread and space are equal and is measured parallel to the axis. It is the largest diameter of an external or internal screw thread, also known as gross or nominal diameter. Pitch, that is P. It is the distance from a point on one thread to the corresponding point on the next. Pitch is equal to 1 divided by number of threads per unit length of screw. It is the angle included by the flanks of the thread. Metric threads have 60° and British Standard Whitworth thread have 55°. Depth. It is the perpendicular distance between the crest and root. Flank. It is the surface joining the crest and root. It is the bottom surface created by the two adjacent flanks of the thread, that is, innermost portion of thread. Crest. It is the outermost part of the thread. हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है।